हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। यह चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12 के फुल सिलेबस को कवर करता है। हेंस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का लेक्चर कैलकुलस का है, क्लास 12th के, और चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक फंक्शन एक पॉइंट पर, एक रियल फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होता है जब उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो अगर और डेरिवेटिव जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर। डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है। डेरिवेटिव एक फंक्शन का सी पॉइंट पर हमें चेक करना है, तो हम उसके लिए करते हैं फंक्शन सी प्लस एच, मतलब सी के बिल्कुल बगल में की एक वैल्यू निकाली, माइनस ऑफ एफ सी पर जो वैल्यू है द होल डिवाइडेड बाय एच, और वो लिमिट एच बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, तो इसको यहाँ से फिर लिख करके दिखा देता हूँ मैं। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी द होल डिवाइडेड बाई एच, डिनोमीटर में मेरा एच है। तो ये अगर एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर हमारा डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर? चलिए देखें आगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, उसका हमारा तरीका होता है कि या तो हम एफ ऑफ डैश एक्स कर दें, फंक्शन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स मतलब वो डेरिवेटिव है एफ एक्स का, या फिर दूसरा तरीका होता है हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं और यहाँ पर एफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये भी डेरिवेटिव को ही डिनोट करता है। या ये मेरा फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स जैसे होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। और इसी को मुझे डिनोट करना है तो मैं इसे y डैश से भी डिनोट कर सकता हूँ। y का डैश y के ऊपर एक डैश दिखा दिया तो वो मेरा डेरिवेटिव हो गया उसका। ठीक है, तो ये मेरा एक पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने का ये तरीका हो गया और डिनोट करने का ये तरीके हो गए। अब मेरा एक पूरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होगा। एक इंटरवल की बात अगर मैं कर लूँ, एक क्लोज्ड इंटरवल मेरा ए बी क्लोज्ड इंटरवल है जहाँ ए बी इंक्लूडेड है उस इंटरवल में, तो वो कब हम उसे डिफरेंशिएबल, उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल इस इंटरवल पे तभी बोलेंगे जब वो हर पॉइंट पर, इस जो ए बी जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है इसके हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो। उसी तरह ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब वो हर पॉइंट पर, उस जो इंटरवल ओपन इंटरवल है उसके हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो। तो जैसा कंटिन्यूटी में होता था सिमिलर सा एक कंटिन्यूटी का हम वो निकाला करते थे कि वो अगर लिमिट उसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और उसके बेसिस पर हम बताते थे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो वो कंटिन्यूस हुआ करता था एक उस पॉइंट पर। और उसी तरह हम निकालते थे कि एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस तब बोलते थे जब वो हर पॉइंट पर हमारा कंटिन्यूस होता था। वहाँ पर डोमेन पूरी बात होती थी, यहाँ पर इस तरह की इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने फंक्शन जो है, फंक्शन मेरा ये u और v जो है ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारा जैसे मान लिया कि ये u इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, v इज इक्वल टू जी एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब मेरा डिफरेंशिएबल जो है मेरा u प्लस वी एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका होल का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, इसको होल को डिफ्रेंशिएट करूं, प्लस या माइनस की वैल्यू कोई सी भी ले लो, इज इक्वल टू, तो होगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। यानी कि जब प्लस होगा तो ये प्लस होगा, यहाँ पर ब्रैकेट खुलने के बाद इस तरह से हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस वाला वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, u प्लस माइनस वी
द होल का डैश, यानी कि u प्लस वी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, और अगर माइनस है तो वो वही माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अब दोनों फंक्शन का अगर मेरा प्रोडक्ट दे रखा है, इसका प्रोडक्ट का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो वो किस तरह से निकलता है, तो उसके लिए हमें करना होता है फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रख दो, प्लस फर्स्ट फंक्शन का को एज इट इज़ रख दो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये पूरा होता है हमारा प्रोडक्ट का डेरिवेटिव जब हमें निकालना होता है, और इसे लेबनीज़ या प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। क्लियर। उसी तरह हमारा u और u डिवाइडेड बाई v अगर इस फॉर्म का है, कोई मेरा फंक्शन, दो फंक्शंस मेरे दिए हुए और उस ये फॉर्म हमने दे रखा है, तो और उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हो जाएगा u डैश, यानी कि u का डेरिवेटिव और v को मुझे एज इट इज़ रख देना है, माइनस u को एज इट इज़ रख दो और v का डेरिवेटिव निकाल दो, और ये और डिनोमिनेटर में मुझे v स्क्वायर रखना होगा, जहां v जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये सब का अभी हम यूज़ भी देखेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स में इसे यूज़ करेंगे, तो इससे हमें क्लियर चीज़ें और हो जाएगी। तो ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से समझना चाहिए। यू प्लस माइनस वाली चीज़ में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, और प्रोडक्ट वाला और ये कोशेंट वाले रूल को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यू वी का प्रोडक्ट का जब डेरिवेटिव जो होता है वो होता है, एक को पहले डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज़ छोड़ दो, प्लस उसके बाद उसे फर्स्ट वाले को एज इट इज़ छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। और से ये काम जब कोशेंट वाला केस होता है तो फिर उसमें इस तरह से करना होता है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, चलो अब नोट देखते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हमने दिखा दिया तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही, कंटिन्यूस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कंटिन्यूस फंक्शन आप बोलो कि डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तब तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन वाइस वर्सा इसका जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। कुछ केसेस में ट्रू हो भी सकता है, मतलब ज़्यादातर केसेस में ट्रू ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो फॉल्स हो भी सकता है, इसलिए हम उसे कंक्लूड एज सच नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स कुछ देखते हैं। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उसके देखते हैं डेरिवेटिव निकलता क्या है। जैसे कोई कांस्टेंट मेरा दे रखा है 3, 5, 8, तो वो जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम डेरिवेटिव उसका निकालते हैं वो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, पावर, अब एक कोई फंक्शन मेरा दे रखा है x टू पावर n, तो उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स, और x का पावर जो है n-1। ये सबसे कॉमन यूज़ का फंक्शन हुआ करता है, इसको ही हम डिराइव करते ही करते हैं, तो ये तो बहुत ही बार यूज़ में आएगा। अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन हम ले रहे हैं तो उसमें x जो वैल्यू होगी वो रेडियंस में होगी। तो जैसे साइन एक्स का देखो तो कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का देखो तो माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव हो जाता है, टेन का देखो तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का अगर बात करें तो उसकी डेरिवेटिव निकल के आती है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है प्लस माइनस वाली चीज़ों में, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि देखो जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ c कॉस वाला हो गया, कॉट वाला हो गया और कॉसेक वाला हो गया, ये तीन ही c से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये तीनों c से स्टार्ट होने वाले जो फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके में उसका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस होता है। तो इससे आप एक तरीके से याद कर सकते हो कि किस किस फंक्शन का मेरा डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसे, इस तरह से ये एक याद करने का एक तरीका हो गया ये। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, और ये पावर एक x टू पावर n, इन सब चीज़ों को बहुत बार ये डेरिवेटिव में ये फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, ये बहुत बार यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर x, e टू पावर x का डेरिवेटिव भी सेम रह जाता है, e टू पावर x ही रह जाता है। log की बात करें, लॉगरिथम फंक्शन की, log x इज इक्वल टू 1/x, उसकी डेरिवेटिव 1/x निकल के आती है। ठीक है, तो इसको आप, ये कुछ कॉमन फंक्शंस के बारे में बताया, ये काफ़ी छोटी सी लिस्ट है, अभी तो बहुत कुछ अब आपको आगे याद करना है। तो अभी के लिए हमने स्टार्ट करने के लिए कुछ बहुत ही छोटी लिस्ट रखी है, इसको आगे बाद में हम एक्सपेंड करते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लिया मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है इस तरह का, f इज इक्वल टू वी ओ यू, अब इस फंक्शन का मुझे df/dx निकालना है, तब मैं क्या करूँगा? तब फिर मुझे ये सिंपल तरीके से तो निकल नहीं सकता बिल्कुल, तो थोड़ा सा मुझे कुछ और तरीके लगाने पड़ेंगे। जैसे अब देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। d/dx ऑफ क्या है? fx है, df/dx निकालना है ना, तो इससे मैं ऐसे कर देता हूँ, v, इसको ऐसे लगाया, v ऑफ ux, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये इस तरह का ही रहेगा ना, ux, और यहाँ पर मेरा ये आया और ऐसे। ठीक है, ये इसी का यही तो निकालना है, v और v ओ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है, इसे मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ, v ऑफ ux, यही तो होता है कंपोजिशन। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करूँगा मैं? इसके लिए सबसे पहले t ऑफ, इसे ux जो है, ux को मैंने कुछ एक अलग से मान लिया कि ux t है, मान लेते हैं, इस केस में हमने t मान लिया। तो क्या करेंगे हम? ये हमने dv डिवाइडेड बाई ये जो मेरा d ऑफ ux है, इसको एज इट इज़, वो हमने ux को t मान लिया है, इसलिए यहाँ पर t हमने लिख दिया। अब मेरा जो बच गया था d ऑफ ux वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, यानी कि d ऑफ t जो है, उसे मैंने dx के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। एक मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले केसेस में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये देखने में थोड़ा सा मे भी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट ये जब यूज़ करते जाएंगे तो बहुत ही ईजी दिखता है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जब है तो हमें एक तरीके से इस पूरे को ux को कुछ मान लेना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए, डिफ्रेंशिएट उस पार्ट को कर दो। अब जो अंदर का पार्ट बचा था, जैसे ux वाला पार्ट, उसको फिर डेरिवेटिव करके हमें dx के साथ डेरिवेटिव उसका निकाल लो और इन दोनों का प्रोडक्ट दिखा दो। तो यही हमारा चेन रूल होता है, और इस फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का हमारा डेरिवेटिव इस तरह से निकलता है। चलिए अब इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। तो चलिए ये एग्जांपल कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x cos ऑफ sin x। तो चलो जी, इसे f मान लेते हैं, f x इज इक्वल टू cos ऑफ sin x। ठीक है, तो ये sin x को मान लेते हैं, एक फंक्शन मेरा अलग फंक्शन है, जिसे t मान लेते हैं, या तो इसे t ले लो, इसे t ले लेते हैं, एक तरह से t मान लेते हैं। तो अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो f डैश x इज इक्वल टू d ऑफ d बाई डी टी ऑफ d बाई डी टी, या मैं इसे sin x ही कर दूँ, d ऑफ sin x। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड फेज में मुझे क्या करना है, d ऑफ sin x डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, तो यही चेन रूल होता, क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था, तो इसका जो इंटरनल पार्ट था, जो भी हमारा अंदर का पार्ट था, दूसरा फंक्शन जो कंपोज्ड इनसाइड फंक्शन था, उसे हमने नीचे एज इट इज़ रख दिया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने इसे उसके रेस्पेक्ट में आपने इसे डिराइव कर लिया, उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, और उसके बाद जो अंदर की चीज़ थी, जो अंदर का फंक्शन था, वो फंक्शन को अपने dx के विथ रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो अब चलिए इनका देखते हैं क्या निकल के आता है। इज इक्वल टू, ये अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो cos का क्या होता है, cos का c फंक्शन है, इसलिए माइनस वाला टर्म आएगा, माइनस ऑफ साइन, और x यहाँ पर ये x तो आएगा नहीं, ये कंप्लीट चीज आएगी, यानी कि माइनस ऑफ साइन x ये आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंशिएट हमें किसे करना, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना विद किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना। तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यानी कि ये मेरा आ गया माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो चेन रूल से ये निकल कर क्या है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस ऑफ साइन एक्स था, तो इंटरनल फंक्शन को के रेस्पेक्ट में से पहले डिफरेंशिएट कर लिया और इंटरनल फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और उसका प्रोडक्ट जो था वो हमने दिखा दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है तो उसके बारे में बता देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें कि रिलेशनशिप जो x और y के बीच रिलेशनशिप है उसे हम सिंपल टर्म्स में y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में दिखा नहीं सकते, वो उस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या y को अलग कर सकते हैं हम, कोशिश करके देखते हैं। 2x इज इक्वल टू साइन वाई और माइनस 3y। ठीक है, तो इसको क्या मैं y कहीं से कॉमन आ सकता है यहाँ से, इन दोनों टर्म्स में ये साइन ऑफ y है और ये 3y है, यहाँ पे कॉमन तो आएगा नहीं। और अगर किसी ने ये निकाल दिया तो जैसे कि y को कॉमन निकाल दिया इनमें से और बोला कि भाई साइन -3, अगर इस तरह का कुछ किसी ने सोच लिया कि ऐसे मैं कर सकता हूँ तो ये तरीका गलत है। और कोई अगर इसे कहेगा तो इसे कहेगा भाई ये मैथमेटिशियन तो कुछ ज़्यादा ही अव्वल दर्जे का है, ये तो इस तरह की चीज़ें निकाल पा रहा है, तो उसे तो फिर नोबेल प्राइज़ ही मिलेगा। ठीक है, चलो जॉक्स अपार्ट, तो ये इस तरह से हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला पार्ट तो हम इसमें निकाली, इस फॉर्म में तो हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम हमें करना ये चाहिए कि हमें सीधे सीधे जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ। जैसे डी बाई डी एक्स किया और सबसे पहले 2x को कर दिया, 2x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है 3y है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या बचा इधर, साइन वाई है, एज इट इज़ सब कुछ लिखते गए और उसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 जो है 2 मेरा निकल आया और बाकी डी एक्स बाई डी एक्स रह गया, तो वो तो कुछ है ही नहीं, वो 1 आ गया, प्लस 3 यहाँ से निकल जाएगा, पहले 3 को पहले निकाल दो। अब क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बच गया यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या है ये साइन वाई को है और किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो साइन वाई का क्या होता है पहले तो वो नहीं बताया जाए, साइन का कॉस होता है कॉस वाई, और ये मेरा साइन एक्स नहीं है, ये साइन वाई है, इसलिए मुझे अब y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चेन रूल जो आता है वो पिक्चर में आ गया यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइन y को अगर y के रेस्पेक्ट में करना होता तब तो cos y केवल वैल्यू आ जाता, लेकिन मेरा साइन y जो है वो dx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर चेन रूल लगाना होगा और साइन y का पहले y के करस्पॉन्डिंग आपने जब डिफ्रेंशिएट किया तो cos y आ गई वैल्यू। अब मेरा जो y बचा है उसे आपको dy उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर? तो चलो जी देखें क्या आता है। अच्छा ये इम्प्लाइज कर दो इसे। अब आया मेरा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले करके चलते हैं, इस तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा इस तरफ आ गया, तो कॉस वाई यहाँ से कॉपी कर दिया एज इट इज़। अब 3 जो है वो मेरा इस तरफ आया, यानी कि -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई cos y -3। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए।
जिन केसेस में मेरा निकल नहीं सकता उन केसेस में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। या आपको कहीं पर ऐसा लग रहा कि वहाँ निकल सकता है लेकिन वो निकालना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वाई और एक्स को सेपरेट करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर दो और डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उनको एक साथ कॉमन ले आओ और बाकी चीज़ों को अलग दूसरी तरफ कर दो, और इस तरह से जो आ जाएगी वो वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। क्लियर है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में भी आप इस तरह यूज़ करो। इम्प्लिसिट में तो आपका वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाले फॉर्म में आ ही नहीं सकता, एस डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते हो, तो वहाँ पर आपको हर इस तरीके से चलना ही पड़ेगा। कुछ और केस में जहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स दिखे कि वाई और एक्स को अलग करना काफ़ी बड़ा काम हो, वहाँ पर आप इसे डिफ्रेंशिएट आप करते जाओ और डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म है उसको एक साथ ला करके बाकी को एक तरफ कर दो, तो वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, और उसके कुछ डेरिवेटिव्स के भी हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर रिजल्ट की बात करें, डेरिवेटिव जो होता तो वो क्या होता, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो वह बस यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाता है और सब कुछ सेम रहता है। tan की बात करें तो tan होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन केवल आ जाता है, तो ये कॉट का हो गया। इसी तरह सेक की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है कॉट सेक इनवर्स एक्स का। और अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो यहाँ पर एक माइनस साइन आप डाल दोगे बस। तो आपको बेसिकली देखा जाए तो 3 चीज़ें याद करनी है, और ये याद रखना है कि माइनस साइन कहाँ आता है। तो माइनस साइन जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखा था, सिमिलर काम यहाँ पर भी होता है। सी से स्टार्ट होने वाले जो हैं उन सब के आगे माइनस साइन आता है उनका डेरिवेटिव में, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो आप देखा जाए तो पॉजिटिव वाले 3 याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव याद कर लो, और उनके आगे माइनस साइन लगा देना, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसके डेरिवेटिव आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आप एग्जाम्पल पे भी आते हैं। तो ये कहता गया है कि ये फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दे रखा है मुझे मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, और इसको आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो आपको अपने फार्मूला तो देख ही लिया है, तो ये अपना अप्लाई करके आप अपने से ट्राई कर सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने से ट्राई करके देख लो, बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे आगे बताना। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपने नोट करी होगी, अगर करी है तो 0 और 1 के बीच x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच है, ये ऐसा क्यों है? एनी आइडिया? 0 और x के बीच वैल्यू आपकी है, दे रखी है यहाँ पर, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन का इन्वर्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन जो होता है वो इसी रेंज का होता है। ऑफ कोर्स इसमें आपके जो और भी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि उसका डोमेन अगर पूरी देखा जाए तो -1 से लेकर के आपका कहाँ तक जाता है, +1 तक। तो यहाँ इसने इस तरह का दे रखा है कि मेरा जो x है उसका जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव ही होगा और इस फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स किया हमने, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस है सी वाला है तो -1 आ जाएगा, -1 लगा दो सबसे पहले। तो उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस जो दिया होता है इसका, इस पूरे का मेरा आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर करते तो 1 माइनस एक्स जो है इसका होल का स्क्वायर आएगा।
ठीक है, ये आया। अब इसके बाद मेरा 1 माइनस एक्स जो है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स जो है ये भी अलग एक फंक्शन है। तो इसका अगर हम एक कंपोजिशन करके देखें तो 1 माइनस एक्स जो है इसका क्या निकल करके आएगा, 1 माइनस एक्स का होता -1, है ना। ये -1 यहाँ से निकाला, 1 तो देखो कांस्टेंट, तो उसकी तो जीरो वैल्यू आ गई। -1 यहाँ निकाला तो एक्स तो फिर माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता -1, ठीक है। तो ये क्या निकल करके आ गया, -1 और -1 दोनों मिला के +1 हो गए, तो +1 को एज इट इज़ रख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस 1 प्लस, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1 इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई √100, क्या आएगा यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू पॉजिटिव है, 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यह आपकी dy/dx की वैल्यू आ गई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो जहाँ पर भी जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, चेन रूल हो, चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उन सब को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ आपका आप डिराइव आराम से कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। क्लियर? चलो जी आगे चलें। आगे है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा होता है कि x और y के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया होता, कोई एक तीसरा वेरिएबल लेकर के आ जाते हैं और उसको उसके फॉर्म में हमें दिया होता है, जैसे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g, इस तरह से हम दिखाते हैं। तो इन केसेस में अगर dy/dx जब निकालना होता है, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ये हो गया कि इनको x और y के टर्म्स में y इज इक्वल टू fx डायरेक्ट नहीं दिया होता, वो कुछ घुमा के दिया होता, वो एग्जैक्टली इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताते, बल्कि एक थर्ड वेरिएबल को ले आते हैं और उस थर्ड वेरिएबल्स के टर्म में x और y डिफाइंड होते हैं, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब दिया होता है हमें, तो हमें चेन रूल लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो dy/dx की वैल्यू हमें निकालनी है, dy/dx, और मेरा दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये y जो है वो एक फंक्शन है g ऑफ t, मतलब t वेरिएबल दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग वो ये हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, dy/dx हमें निकालना है, तो एक काम हम कर सकते हैं, dy/dt निकाल लो, क्योंकि ये तो t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो dy/dt को कर दिया यहाँ, और ये डिवाइडेड बाई dx/dt, तो ये मेरा dy/dx आ गया। देखो dt/dt दोनों हट ही जाएंगे, कैंसल आउट एक तरह से समझो आप हो गए, तो dy/dx ही निकल करके आ गया, ठीक है। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो बना लेते हैं। dy/dx हमें निकालना है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू साइन t और y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो इसमें फिर आप वो कर सकते हो कि अपने से एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने से ट्राई करो बनाने की, बन जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही है, और नहीं तो फिर हम बनाएंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह आपको उससे लर्निंग ले सकते हो कि किस तरह हमें अप्रोच करनी चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम। चलो जी, x मेरा साइन t है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx/dt निकाल लो, dx या dy/dt कुछ भी जो मर्जी हो वो आप पहले निकाल लो। dx/dt क्या होगा, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, यहाँ पर माइनस नहीं आता है, सी से स्टार्ट तो हो नहीं रहा, साइन है तो कॉस t सीधा आ गया। अब dy/dt निकालो, क्या होता है, dy/dt क्या निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है कॉस है, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन 2t। अच्छा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी मेरा ये जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, 2t दे रखा है, t के फॉर्म में केवल नहीं है, 2t है, इसलिए यहाँ पर भी चेन रूल लगाना पड़ेगा और फिर अब 2t को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब 2t को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो मेरा 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ 2 साइन 2t। अब मुझे निकालना क्या है, dy/dx लिखा मैंने।
अब देखो डी वाई मेरा ऊपर होना चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी ऊपर होगा और डी एक्स बाई डी टी नीचे होगा डिनोमिनेटर में। तो माइनस ऑफ 2 साइन 2t और डिवाइडेड बाई कॉस टी। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही दे रखा है, लेकिन अगर मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन दिया होता कि डी एक्स बाई डी वाई निकालना होता, तब क्या करते? तब हमें करना होता, देखो डी वाई डी एक्स बाई डी, इससे हम डी वाई क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते, डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी कर लो। ठीक है, तो इससे इससे वैल्यू आ जाती है ना। तो सेम काम ये जस्ट न्यूमरेटर डिनोमीटर में आ जाता है, डिनोमीटर न्यूमरेटर में आ जाता, तो ये हो जाता कॉस टी डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 2t। इस तरह की वैल्यू आ जाती। क्लियर? चलो जी आगे देखें, आगे क्या आगे आ गया सेल्फ असाइनमेंट। तो सेल्फ असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ये आपको अपने से बनाने हैं, अपने से ट्राई करना। मैं कुछ हिंट्स सबके लिए बता दूंगा, आप अपने से एक बार ट्राई करके देख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, इन सब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी इम्प्लिसिट सा फंक्शन मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ मिक्स एंड मैच कर रखा है। तो ये इस तरह की खिचड़ी पका रखी है, तो इसमें हमें अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर होता भी है तो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो हम करते ये हैं कि इसको सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर चेन रूल लगाते जाना। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी मान करके आप सोच लो कुछ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई वाले फॉर्म में आ गया। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। तो देखो क्या आएगा, तो उसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा डिफ्रेंशिएट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में। अब क्या निकालना है, अब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इंटरनल जो फंक्शन है उसके उस पर बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या क्या निकल कर क्या आता है, ये आता है 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आया इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये निकल कर के आया। अब इज इक्वल टू एक्स, अब एक्स वाई है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट वाला रूल लगाना पड़ेगा। लेबनीज वाला जो रूल हुआ करता है, लेबनीज का प्रोडक्ट रूल, वो क्या कहता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स तो कुछ भी नहीं, वो वन ही बन जाएगा, वन बच जाएगा यहाँ पर। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई प्लस वाई इस तरह के फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है मुझे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाना है, और जो भी आ गया दूसरी तरफ वही मेरा सॉल्यूशन हो गया इसका, वही डेरिवेटिव वैल्यू हो गई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने को कहा था, वो हमने निकाल दिया इस तरह से। क्लियर? चलो जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान देने की चीज़ है, ये CBSE 2020 में आया हुआ और पहला क्वेश्चन था वो CBSE 2018 में आया हुआ था। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से अपने से बना करके देख लो, और बनने चाहिए ये ज़्यादातर, क्योंकि जितना कुछ हमने पढ़ रखा है उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं, बेस्ड हैं, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलो जी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखना है हमें, तो इसलिए यहाँ पर केवल मुझे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला, मुझे यहाँ पर फिर से कंपोजिशन वाला जो चेन रूल होता है वो मुझे नहीं लगाना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर का केवल डिफ्रेंशिएट करना है, और जो वैल्यू आ जाए वही की वही वैल्यू रह जाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये अपने से ट्राई करना और कमेंट में मुझे बता देना, अगर नहीं बनता तो फिर हेल्प करेंगे हम इस पर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, a इंटू 2 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, और थीटा की वैल्यू जो पाई बाई 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये कर सकते हो कि आप सीधा पाई बाई थ्रू वैल्यू, यहाँ पर एक तरीका तो ये हो गया कि पाई बाई 3 आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट पहले कर दो इस पर, एक्स की वैल्यू आपकी निकल आएगी कुछ वैल्यू, है ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करके देख लो पहले ही।
डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, और फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो उससे मेरा वैल्यू आ जाएगी। और जब जो वैल्यू तब आए उसके बाद फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जिस तरीके से आसान लगे वो तरीका आप लगा करके बना सकते हो। इसे एक तरीका हो गया, थीटा के सब पहले सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद फिर हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा नहीं, तो उससे डी वाई बाई डी एक्स उससे वैल्यू निकल के आएगी ही नहीं, क्योंकि पहले आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये फिर एक वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में करना ही पड़ेगा। आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जैसे ही, वैसे ही ये एक कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, निकल पाएगा उस केस में। तो इसलिए इसे पैरामेट्रिक वाले फॉर्म में ही आपको सबसे पहले ये करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो इसे डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और फाइनली थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 जो वैल्यू आए उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ tan इनवर्स वाला फार्मूला पहले लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स क्या होता है? तो tan इनवर्स जो होता है, चलो एक थोड़ा सा बना करके देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहा, वाई मेरा ये है, ठीक है, y इज इक्वल टू ये वाला है। तो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो दे रखा है वो अंदर की सारी चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, 1 प्लस इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आया। अब इसके बाद जो अंदर था 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इसको मुझे वो जो क्वोशंट रूल है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, नीचे का जो फंक्शन होता है v उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर क्या करते हैं, साइन एक्स पहले लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख देते हैं, और ऊपर वाले फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कॉस एक्स 1 का तो 0 आ ही जाएगा, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पर माइनस साइन लगाओ। अब इसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स को एज इट इज़ रख दो, 1 प्लस कॉस एक्स इसे ले लिया। अब साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह का आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके निकाल लो, जो वैल्यू आई वही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। क्लियर। तो यही आज के लिए तो बस ये लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चंस का आप स्नैपशॉट ले सकते हो, और उसके बाद आप अपने से क्वेश्चन बना करके हमें कमेंट में बता देना कि कौन से क्वेश्चन आपके बन गए और कौन से नहीं बने। अगर उस पर हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही प्लान था। डिफरेंशिएबिलिटी का काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। डिफरेंशिएबिलिटी में अभी काफ़ी और भी चीज़ें बची हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर ही हमारा डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट कवर कर लेगा। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेकर के आएंगे। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट और सजेशन हमें भेजते रहें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से भी शेयर कर लें ये लिंक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।